नामक एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी रुक्मणी और बेटे मदन के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जहां वह सब्जियां उगाता था। वह गांव वालों को सब्जियां बेचता था और उससे मिलने वाले पैसों से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। बहन कुंती कहाँ हो? बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए सब्जियां लाया हूँ। रुको भाई मोहन, मैं आती हूँ। लो बहन कुंती, तुम्हारी ताजी सब्जियां लाया हूँ। आप हमें सब्जियां घर तक पहुँचा देते हो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई मोहन। हमें बिना वजह बाजार नहीं जाना पड़ता। हाँ बहन कुंती, तुम्हें सब्जी खरीदने बाजार नहीं जाना पड़ता और मैं अपना गुजारा कर लेता। भाई मोहन, तुम्हारे कितने पैसे हुए हैं? 25 रुपए बहन कुंती। ठीक है भाई, ये रहे आपके 25 रुपए। अरे, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। घर में खाने को कुछ नहीं बचा है। रुक्मणी, आज मैंने कुछ सब्जियां बेची थी। जो पैसे कमाए थे उनसे मैंने कुछ चावल खरीदे हैं, उन्हें पकाओ। रुक्मणी चावल पकाती है और फिर पूरा परिवार एक साथ खाना खाते हैं। हमेशा की तरह मोहन सब्जियां बेचने गांव जाता है और जब वो सब्जी बेचकर वापस आ रहा था तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है। इस भीड़ को देखकर मोहन डर जाता है और जल्दी से अंदर चला जाता है। हे भगवान, मेरा पेट क्या हो गया? इतना दर्द क्यों हो रहा है? हे भगवान, कुछ रहम करो। प्रिय, मैं तुम्हें सुबह बिल्कुल ठीक छोड़कर गया था। अब अचानक तुम्हें क्या हो गया? हे भगवान, मुझे नहीं पता क्या हो गया। सुबह से ही मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चिंता मत करो रुक्मणी, तुम ठीक हो जाओगे। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। देखो भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। इसकी बीमारी का इलाज नामुमकिन नहीं है। अरे डॉक्टर, आप बस किसी तरह मेरी बीवी को ठीक कर दो। अगर वह ठीक नहीं हुई तो मेरे छोटे बेटे का क्या होगा? भैया, उसे ठीक करना भगवान के हाथ में है। मेरा तो काम है सिर्फ देखभाल करना और उनका उपचार करना। ऊपर वाला चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। मोहन दुखी मन से अपनी पत्नी को घर ले आता है। मोहन हार नहीं मानता। उसने अपनी सारी जमीन बेच दी और अपनी पत्नी को सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन रुक्मणी की सेहत अभी भी वैसी ही थी। यह सब देखकर मोहन बहुत डर जाता है। हे भगवान, मुझे अचानक क्या हो गया? मोहन यह सब कह ही रहा था कि अचानक बाहर से किसी की आवाज आती है। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। मोहन बाहर आता है और देखता है कि उसके घर के दरवाजे पर एक साधु महाराज खड़े हैं, जिसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। नमस्कार साधु महाराज। खुश रहो बेटा। मोहन अंदर जाता है और साधु महाराज के लिए कुछ भिक्षा लाता है। लीजिए साधु महाराज, घर में बस थोड़ा सा चावल बचा था। ठीक है बेटा, पर तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? क्या बताऊं साधु महाराज? मोहन ने इतना कहा ही था कि घर से उसकी पत्नी के रोने की आवाज आने लगी। अरे बेटा, इतने दर्द में कौन रो रहा है? ये आवाज किसकी है? अरे साधु महाराज,
मेरी पत्नी कई दिनों से बहुत बीमार है और सभी डॉक्टरों ने कह दिया है कि वह कभी ठीक नहीं होगी। सबको भगवान पर भरोसा है। ठीक है बेटा, रुको। यह कहते हुए साधु महाराज अपने थैले से कुछ जड़ी बूटियां निकालकर मोहन को दे देते हैं। ये लो बेटा, ये चमत्कारी जड़ी बूटियां हैं। इनसे तुम्हारी पत्नी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। साधु महाराज मोहन को जड़ी बूटियां देकर वहां से चले जाते हैं। मोहन उन जड़ी बूटियों से दवा बनाता है और अपनी पत्नी को देता है। कुछ देर उस दवा को पीने के बाद रुक्मणी पूरी तरह ठीक हो जाती है। अब तुम कैसी हो भाग्यवान? मैं अब पूरी तरह ठीक हो गई हूँ। पर यह कैसा चमत्कार हुआ है? हाँ भाग्यवान, साधु महाराज द्वारा दी गई दिव्य जड़ी बूटियों का चमत्कार है। ठीक है भगवान, उन साधु महाराज का भला करें। अगर वे नहीं आते तो मैं अब तक भगवान को प्रिय हो चुका होता। हाँ भाग्यवान, वह साधु महाराज दिव्य पुरुष थे, नहीं तो डॉक्टरों ने तो बिल्कुल मना कर दिया था। क्यों न हम उन्हें अपने घर भोजन के लिए बुलाकर उनका धन्यवाद करें? हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। मैं अभी जाकर उसे बुलाता हूँ, तब तक तुम खाना बना लो। इतना कहकर मोहन साधु महाराज की तलाश में घर से निकल जाता है। वह गांव के बाहरी इलाके में जाता है और उस साधु महाराज के बारे में पता लगाता है, जहां से मोहन को पता चलता है कि साधु महाराज गांव से कुछ दूरी पर जंगल में एक झोपड़ी में रहते हैं। गांव वालों के मुताबिक मोहन जंगल में साधु महाराज की तलाश में निकल पड़ता है। वह अब भी थोड़ी दूर ही चला था कि अचानक मौसम बहुत खराब हो जाता है और फिर बहुत तेज से बारिश होने लगती है। भारी बारिश के बावजूद मोहन हार नहीं मानता और किसी तरह वह साधु महाराज की कुटिया तक पहुंच जाता है। मोहन देखता है कि साधु महाराज इतनी भारी बारिश में भी अपनी तपस्या में लीन है। प्रणाम साधु महाराज। बेटा खुश रहो। आज कैसे आना हुआ? साधु महाराज, आपने जो जड़ी बूटी दी थी उससे मेरी पत्नी पूरी तरह ठीक हो गई है और उसने तुम्हें हमारे घर खाना खाने के लिए बुलाया है। अच्छा ठीक है, क्यों नहीं बेटा। थोड़ी देर के बाद बारिश रुक जाए फिर हम चलेंगे। हाँ महाराज, यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। थोड़ी देर बाद बारिश पूरी तरह बंद हो जाती है। फिर साधु महाराज मोहन के साथ उसके घर की ओर चल पड़ते हैं। तुम आ गए। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो बेटी। साधु महाराज, यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप हमारे घर आए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप उस दिन नहीं आते तो आज मैं जिंदा नहीं होती। अरे बेटी, ऐसा मत बोलो। बेटी ऊपर वाला जरूर मदद करता है। आप जैसे जरूरतमंदों की मदद करना मेरा कर्तव्य है। अजी, तुम महाराज के लिए आसन लगाओ, मैं भोजन परोसती हूँ। आओ साधु महाराज, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, आप खाना खा लो। मैंने अब भी थोड़े से चावल बनाए हैं और मेरी बीमारी के बाद घर की हालत इतनी खराब हो गई है कि गुजारा करना बहुत मुश्किल है। साधु महाराज खाने के लिए बैठते हैं और वह उस साधारण चावल को बड़े चाव से खाता है और कहते हैं, वाह बेटी, तुमने कितना स्वादिष्ट भोजन बनाया है। इसे खाकर मेरी आत्मा तृप्त हो गई है और मैं आपकी सेवा से बहुत खुश हूँ। बोलो बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? साधु महाराज, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप बस हमें इतना आशीर्वाद दे दो कि हमारा जीवन अच्छे से चलता रहे
क्योंकि जो थोड़ी बहुत जमीन थी वो भी मेरी बीमारी में बेचनी पड़ी। इस वजह से हालात इतने खराब हो रहे हैं कि पूछिए मत, जीवन यापन करना भी बहुत मुश्किल है। मोहन की लाचारी और गरीबी साधु महाराज को साफ दिखाई दे रही थी, जिससे साधु महाराज काफी भावुक हो जाते हैं। फिर वह अपनी दिव्य शक्तियों से एक हीरा प्रकट करते हैं। बेटा, यह लो। ये कोई साधारण हीरा नहीं है। इससे जो भी मांगोगे ये तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा, और जब इच्छा पूरी हो जाए तो इसे लाल कपड़े से ढक देना। ठीक है साधु महाराज, इस अमूल्य उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ बेटा, एक बात का ध्यान रखना, लालच बिल्कुल मत करना। अगर तुम लालच करोगे तो तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब बर्बाद हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। शाम हो जाती है। मोहन के घर में खाने को कुछ नहीं बचा था, तो वह उस हीरा से कहता है, अरे जादुई हीरा, हमें दाल चावल दे दो। मोहन के इतना कहते ही दाल चावल का ढेर लग जाता है। यह सब देखकर मोहन की पत्नी चौंक जाती है और कहती है, अरे ये तो कमाल है, ये तो वाकई जादुई हीरा है। और फिर उस हीरे को लाल कपड़े से ढक देते हैं। फिर दाल चावल रुक्मणी बनाती है। उस दिन वे पेट भरकर खाते हैं और फिर वे सो जाते हैं। अगली सुबह मोहन उन बचे हुए दाल चावल को बाजार में बेच देता है। इसी तरह हर दिन यही काम करके कभी घी, कभी तेल, कभी चावल, कभी चीनी और कई तरह के मसाले उस हीरे से निकालकर बाजार में बेच देता, जिससे उसे काफी मुनाफा होता। इसी तरह दिन बीतते गए और कुछ ही दिनों में वह गांव का बहुत अमीर आदमी बन गया। और यह बात गांव के सबसे अमीर आदमी को पता चली, जिसे मोहन ने कुछ दिन पहले अपनी जमीन बेची थी। अरे कुछ दिन पहले वह भूख से मर रहा था, अब अचानक उसे क्या मिल गया? किस चीज ने उसे मुझसे ज्यादा अमीर बना दिया? मैं पता लगाऊंगा। एक रात जब मोहन उस हीरे से सामान निकालकर अगले दिन बाजार में बेचने जा रहा था, तभी वह चुपचाप आकर उसे यह सब करते देख लेता है। अच्छा, तो ये है पूरी कहानी? उस हीरे से इतना सारा सामान निकलता देख मालिक के मन में लालच भर गया और उसने उस हीरे को चुराने की योजना बनाई। अगर वह हीरा मेरे हाथ लग गया तो मैं और भी अमीर हो जाऊंगा। जैसे ही मोहन और उसकी पत्नी सो जाते हैं, मालिक उस हीरे को चुराकर वहां से भाग जाता है। और वह चुपचाप घर आ जाता है और अपने घर के सारे दरवाजे बंद कर लेता है। अब मैं और भी अमीर हो जाऊंगा। यह कहकर मालिक उस हीरे से कहता है, अरे हीरा, खूब सारा सोना निकालो। जैसे ही मालिक ने यह कहा, वहां सोने का ढेर लगना शुरू हो गया। जैसे ही उसने देखा कि सोने का वह ढेर इतना बड़ा हो गया कि पूरा कमरा उससे भर गया और सेठ उसके नीचे दबने लगा। उसने मदद के लिए चिल्लाया। चूंकि सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे, इसलिए कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता था और उसे हीरा बंद करना भी नहीं आता था, इसलिए वह सोने के ढेर के नीचे दबकर मर गया। इस तरह सेठ को उसके की सजा मिल गई। मोहन की ईमानदारी और सच्चाई ने उसे खुशहाल जिंदगी की ओर ले गया। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो। खेतों को सुनहरे रंग। एक किसान रामू रहता था। मेहनती किसान था, लेकिन उसकी जमीन बहुत कम थी और साधन उसकी नहीं थी, बल्कि उसके पूरे गांव की थी, जहां हर किसान अपने खेत में मेहनत करता था। बहुत मेहनत करनी है। आज की मेहनत पर ही हमारी सारी फसल टिकी हुई है। जी बापू, मैं पूरी मेहनत करूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। बेटा, इस बार हमने पूरा दिल लगाकर काम करना है ताकि हमने कोई नुकसान ना हो पाए। पिछली बार हमने बहुत नुकसान हो चुका है। इस बार उम्मीद है
कि कुछ फायदा हो जाएगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए पिताजी, देने वाला तो ऊपर वाला है। हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा अगर हम दिल लगाकर काम करेंगे तो। रामू और उसका बेटे हैं, लेकिन उनका मन भी खेतों में ही लगा रहता है। माँ, इस बार तो पिताजी की फसल अच्छी हो जाएगी ना, ताकि मैं स्कूल जा पाऊं। मेरे साथ की सभी लड़कियां स्कूल में जाती हैं। हन बेटी, अगर तेरे पिताजी की फसल इस बार अच्छी हुई तो तेरा दाखिला भी स्कूल में करा दूंगी। शुद्ध परिवार का सपना था कि इस बार उनकी फसल अच्छी हो जाए ताकि गरीबी से कुछ राहत मिले। गांव का चौपाल जहां कुछ और लोग बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई, इस बार तो समय बहुत बुरा चल रहा है और गर्मी भी इतनी बढ़ रही है कि फसल रोपने का तो नाम ही नहीं ले रही है। सारी फसल खराब हो जाती है। अरे मुझे तो लगता है किसी ने हमारे गांव पर जादू टोना करा दिया है। मोहन हंसते हुए बोला। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, इससे भी कुछ होता है क्या? वैसे भी आजकल कोई किसी को खुश नहीं देखना चाहता है, तो किसी ने दुश्मनी में करा दिया होगा जादू टोना। उसकी वजह से हमारी जमीन बंजर होती जा रही है और नहीं किसी की फसल निकल रही है। आज बहुत जल्दी आ गई, फसल की तैयारी कर रहे हो क्या? हाँ काका, इस बार की फसल से बहुत उम्मीदें हैं। अगर फसल अच्छी हो गई तो कुछ कर्ज चुका पाऊंगा। अरे रामू, इस बार तुम्हारी ही उम्मीद नहीं, पूरे गांव की उम्मीद लगी हुई है। सब बहुत परेशान हैं कि उनकी भी फसल अच्छी नहीं हो रही। अगर इस बार फसल कुछ अच्छी हो गई तो वह अपना गुजारा कर पाएंगे। काका, तुम्हें क्या मालूम है, मेरी बच्ची की पढ़ाई पिछले 1 साल से रुकी हुई है। अगर कुछ पैसे आ जाए तो उसका भी दावा करवा दूंगा। हाँ भाई, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। किस्मत से भी ज्यादा भरोसा अब अपनी मेहनत पर है। सही कह रहे हो भाई, अब तो अपनी मेहनत पर ही भरोसा करना पड़ेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा गांव तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। ऐसा मत बोलो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। उसके घर देर है पर अंधेर नहीं। वाह, कभी ना कभी तो हमारी भी सुनेगा। देखो, मेहनत का फल तो जरूर मिलेगा, पर साथ में ऊपर वाले का आशीर्वाद भी चाहिए। चौपाल पर बैठक सभी अपने अपने खेतों की बातें करते हैं। वह सब जानते थे कि खेती आसान नहीं है, लेकिन वो सब हार मानने वालों में से नहीं थे। सबको अपने परिवार की जिम्मेदारी का एहसास था, इसलिए वे अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखते थे। खेतों में काम शुरू हो चुका था। रामू और सोहन मिलकर खेत की जुताई कर रहे थे। रामू का बैल हीरा भी उनके साथ था। हीरा रामू का सबसे पुराना साथी था, जिसने उसका हर मुश्किल घड़ी में साथ दिया था। सोहन देखो, हल ठीक तरीके से चलना नहीं तो फसल की कतार ठीक से नहीं बनेगी। पसीना पूछते हुए पूरी मेहनत के साथ हल चल रहा होता है। उसे ना तो रोटी का एहसास था, ना ही पानी का। उसे बस इतना याद था कि पिताजी को कैसे खुश करना है और अपने घर का गुजारा करना है। सोहन और रामू बहुत बुरी तरह से थक जाते हैं। वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और आराम करने का सोचते हैं। रामू थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, हमारी मेहनत का फल मीठा होगा बेटा, थोड़ा धैर्य रखना। बापू, अगर इस बार की फसल अच्छी हो गई तो मैं स्कूल में नए कपड़े पहनकर जाऊंगा। यह बातें सुनकर रामू की आंखें खुशी से भर आती हैं और वह बोलता है, हाँ बेटा, जरूर। बापू, हम मुन्नी का भी दाखिला करा देंगे स्कूल में, फिर वह भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर जाएगी। हाँ बेटा, सब कुछ अब इस बार की फसल से ही हो पाएगा। अगर इस बार फसल अच्छी हुई और ऊपर वाले ने साथ दिया तो सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। बापू, ये ऊपर वाला हमें ऐसी किस्मत क्यों देता है? अगर हम भी अच्छी किस्मत देते हैं तो हम भी जमींदार साहब की तरह अच्छे अच्छे कपड़े रोज पहन पाते। अरे बेटा, अगर ऊपर वाला सबको दे देता तो ये खेती कौन करता, सभी बैठकर खाते। इसलिए ऊपर वाले ने सबको अलग अलग बनाया है और सबको अपने हिसाब से पैसा दिया है। लेकिन वह जब किसी को पैसा देता है तो बहुत ही देता है। ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। इस तरह रामू और सोहन दिन भर खेतों में काम कर रहे थे। रामू की पत्नी सीता और बेटी मुन्नी भी खेतों में खाना लेकर आई। सभी मिलकर खाना खाते हैं और फिर से काम पर लग जाते हैं। मेहनत की कोई कमी नहीं थी, बस उम्मीद थी कि इस बार मेहनत का फल अच्छा हो। गांव में इस बार एक उत्सव होने वाला था, जहां लोग मिलकर एक साथ वक्त बिताते थे। त्योहारों का भी अपना एक महत्व होता है।
जो किसानों को उनके जीवन में थोड़ी राहत और खुशी देते हैं। रामू के बच्चे भी इस उत्सव को लेकर बहुत उत्साहित थे। मुन्नी, इस बार हम मेले में झूला जरूर झूलेंगे। हाँ भाई, मुझे मिठाई भी बहुत अच्छी लगती है और हम मिठाई भी खाएंगे। मुन्नी, इस बार हम बहुत ही ज्यादा मजा करेंगे। हम अच्छे अच्छे झूलों पर झूलेंगे और तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ भी खरीदेंगे। उत्सव का दिन आ गया था, लेकिन अचानक से और बारिश बहुत तेज होती है, जिसके कारण सब लोग मेला लगाना बंद कर देते हैं और वह अपने घर ही रहते हैं, जिसकी मुन्नी बहुत ही दुखी हो जाती है। भैया, आप तो कह रहे हैं कि मिठाई खाएंगे और यहाँ करेंगे, लेकिन बारिश ने तो सारा मजाक खराब कर दिया। अरे मुन्नी, तू चिंता मत कर। अगर इस बार फसल अच्छी हो जाए तो हम शहर चलेंगे मेला देखने। ऐसे ही अगले दिन फसल की कटाई का समय नजदीक आ रहा था। रामू और अन्य किसान अपनी फसल की देखभाल में लगे थे। इस दौरान रामू को अपने खेत था। यह देखकर रामू बहुत परेशान हो गया। काका देखो, ये कीड़े मेरी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अब क्या होगा? रामू याह किदे हमारी फसल को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम इसे मिलकर संभालेंगे। हमें जल्दी से कुछ उपाय करना होगा। लेकिन काका, अगर हमने इन कीड़े का जल्दी ही कुछ नहीं किया तो ये हमारी पूरी फसल खराब कर देंगे और हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। रामू बेटा, बरसात की वजह से निकल कर आते हैं और फसल पर चढ़ जाते हैं। हमें इनका उपाय जल्दी से सोचना होगा, नहीं तो ये तुम्हारी ही नहीं, हमारे पूरे गांव की फसल भी खराब कर देंगे। फिर किसी के पास खाने पीने को भी नहीं होगा। मैं भी मदद करूंगा। चलो जल्दी से दवाई लेकर आते हैं जो इन कीड़े को मार सके। लेकिन ऐसी दवा मिलेगी कहाँ? मैंने तो आज तक ऐसी दवा के बारे में नहीं सुना। हमें यह बात पूरी गांव वालों को बतानी होगी ताकि वह भी अपनी फसल को बचा सके। रामू, किशन और भोला काका ने फसल को बचाने के लिए मेहनत की। उन लोगों ने गांव के अन्य किसानों से भी मदद। सभी किसान मेरी बात ध्यान से सुने। अगर आपको अपनी फसल बचाना है तो हमें एक होना पड़ेगा। हमारी फसल को कीड़े खाने लगे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कीड़े सभी की फसल को खा जाएंगे। और ये बात सभी मान जाते हैं। सभी ने मिलकर फसल को बचाया। हाँ, एक बड़ा संघर्ष था, लेकिन सबकी मेहनत रंग लाई और फसल धीरे धीरे तैयार होने लगी। ऐसे ही कुछ दिनों में फसल की कटाई का समय आ गया। इस बार उनकी फसल अच्छी दिख रही थी, लेकिन फसल को काटने के बाद ही उनका असली परिणाम। रामू और सोहन ने मिलकर फसल की कटाई शुरू की और देखते ही देखते वो लोग ने अपनी सारी फसल काट दी। सोहन, इस बार की फसल बहुत अच्छी हुई है। भगवान ने हमारी सुन ली है। हाँ बाबू, इस बार हम बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। इस बार हमने बहुत सी समस्या देखी, लेकिन हमने सारे मामले का इलाज कर लिया और हमारी मेहनत रंग लाई। हाँ बाबूजी, आपने ये बात तो सही कही। इस बार हम बहुत परेशान थे। अब मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारी फसल बहुत अच्छी लग रही है। यह काफी अच्छे पैसे में बिक जाएगी। उसके बाद मैं स्कूल अच्छे कपड़े पहनकर जा पाऊँ। हाँ बेटा, इस फसल में तेरा भी बहुत बड़ा हाथ है। तूने भी दिन रात खेतों में बहुत कड़ी मेहनत की है। अब मैं तुझे शहर से अच्छे अच्छे कपड़े ला कर दूंगा। हाँ बाबूजी, और इस बार जो हमारे गांव में मेला लगाने वाला था वहां भी बारिश के कारण नहीं लग पाया, तो हम इस बार अपने गांव में फिर से मेला लगाएंगे। मुन्नी भी बहुत दुखी हुई थी ये बात सुनकर। अगर वह सुनेगी कि फिर से मेला लगने वाला है तो वह बहुत खुश हो जाएगी। हाँ बेटा, मैं सबसे बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि हमारे गांव में फिर से मेला लग सके। रामू और सोहन दोनों ही घर आ जाते हैं। अजी, मैं क्या सुन रही हूँ कि फसल बहुत अच्छी हुई है, इस बार काफी अच्छा मुनाफा हो जाएगा। हाँ सीता, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है और पूरे गांव की फसल बहुत अच्छी हुई है, जिसे हम अपनी फसल अच्छा दाम पर बेच सकते हैं। अजी, ऊपर वाला सुनेगा क्यों नहीं? हमने इतनी मेहनत की थी। इस बार हम अपनी सारी फसल बेचकर अपना सारा ब्याज चुका देंगे और मुन्नी का अच्छे स्कूल में दाखिला भी करा देंगे। हाँ सीता, मैं और सोहन यही सोच रहे थे कि मुन्नी का दाखिला करवाना है और तुम्हारे लिए भी अच्छी साड़ी लेनी है।
तुमने भी अपना पूरा जीवन 1-2 सदी में ही बता दिया है और मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। मैं आपसे क्या मांगती हूँ तो आप ही सब कुछ है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मुन्नी अच्छे स्कूल में पढ़ने लग जाए और सोहन और आप दोनों खुश रहें। इसी में ही मेरी खुशी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही अगले दिन फसल की कटाई पूरी हुई और रामू ने उसे बाजार में बेचने का फैसला किया। गांव के और किसान भी अपनी फसलें बेचने के लिए तैयार थे। इस बार सभी किसानों के चेहरे पर खुशी थी क्योंकि फसल अच्छी हुई थी। रामू और दूसरे किसान अपना अपना फसल लेकर बाजार पहुंच गए, लेकिन की तरह फसल को कम दाम में खरीदने की कोशिश कर रहे थे। रामू के लिए यह एक बड़ा संघर्ष था क्योंकि उसने अपनी फसल के लिए बहुत मेहनत की थी। हाँ भाई, अपनी फसल बेच रहे हो क्या तुम? हाँ भाई, ये फसल बेचने के लिए ही लाया हूँ। जो मुझे अच्छा दाम देगा उसे ही बेच दूंगा। मैंने इस फसल के लिए बहुत ही मेहनत की है। अच्छा तो बताओ कितने लोगे तुम इस फसल के? आप कितने पैसे दोगे सेठ जी? अरे भाई, माल तुम्हारा है, तुम बताओ कितने में दोगे? अरे नहीं भाई, तुम कुछ ज्यादा ही मांग रहे हो। वहां पर 1000 की मिल रही है। अरे भाई, जिसका ऊपर जितना आएगा वह उतने में ही बेचेगा। मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, मुझे 2000 में ही बेचनी है। रामू की सारी फसल बिक जाती है और वह बहुत ही खुश होता है।